Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to Nitisha's Education. एनी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Today we are going to start with the third chapter of the Honeydew, that is Glimpse of the Past. See, we already know that Britishers हमारे कंट्री में आए थे. Almost 200-250 years उन्होंने राज किया था. तो वो जब हमारे कंट्री में आए, इनिशियली दे स्टार्टेड उन्होंने हमें एक्सप्लोर किया और कहीं ना कहीं ये जाना कि हमारे कंट्री में क्या चल रहा है. एंड स्लोली एंड स्टेडीली उन्होंने हमें कम्प्लीटली कन्वर्ट किया और एक कॉलोनियल पीरियड में हमें कन्वर्ट किया, हमें स्लेव्स बनाया. ठीक है, बहुत क्रूअल ट्रीटमेंट की थी, बहुत उनका जो बिहेवियर था, उनका जो रिप्रेजेंटेशन था, बहुत बहुत था, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब हम जितना सोचे उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था. लेकिन आज इस चैप्टर में हम कुछ कुछ ग्लिम्स, कुछ छोटे मोटे झलक, कुछ फ्रीडम फाइटर्स, कुछ रेवोल्यूशनरीज, किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स को फेस किया, इनिशियली ब्रिटिशर्स के प्रति क्या बिहेवियर था इंडियंस का, फिर इंडियंस ने रियलाइज़ किया कि ब्रिटिशर्स कैसे, वो सब सारी चीज़ें हम जानेंगे इस चैप्टर में, दैट इज़ द ग्लिम्स ऑफ द पास्ट. So without wasting any time, before I proceed, I would like to request you that please like this channel, subscribe karo, and please press the bell icon so that you can get the amazing videos like this. So let's start. Before you read, here are some pictorial glimpse of the history of our country from 1757 to 1857. अभी कुछ पिक्चर्स हमें दिए गए हैं और यहाँ पे हमें दिया गया है 1757 to 1857. इस जो ये जो पीरियड है 1757 टू 1857, इसे हम टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से इंडियंस को रियलाइज हो गया था 1757 में कि ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में हमें डिस्ट्रॉय करने आए हैं और हमारे रिसोर्सेज से वो अपने कंट्री में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं. ठीक है, These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence. 1857, जिसको हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जानते हैं, इसी के साथ साथ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी ये बहुत पॉपुलर है. इस नाम से ये बुक भी आई है, रिवॉल्ट ऑफ 1857. और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे स्पीच बबल्स दिए गए, मतलब अगर आप इस वीडियो जितने भी पिक्चर्स हमें दिए गए वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं उस कैरेक्टर के, और उसके वो लोग क्या स्पीच दे रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल स्पीच बबल्स. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. द मार्टियर्स. मार्टियर्स मतलब जो शहीद हो गए कंट्री के लिए, हमें आज़ादी दिलाने के लिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, वो लोग जो शहीद हुए उनको हम कहते हैं मार्टियर्स. मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद. तो ये एक पिक्चर है जिसमें यू माइट बी नोइंग दिस सिंगर, बहुत बड़ी सिंगर है हमारे कंट्री की, लता मंगेशकर जी. और यहाँ पे आपने गाना भी सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी. तो यहाँ पे वही गाना है, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ द इंडियन मार्टियर्स. ये वही लाइन है, सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया है, दैट इज ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. ठीक है, चलो फिर यहाँ पे कुछ कुछ फ्रीडम फाइटर्स के फोटोज हमें दिए गए हैं. बहुत सारे नाम आने वाले हैं. जवाहरलाल नेहरू है, गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, बहुत सारे नाम आपको यहाँ पे उनके जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमें यहाँ पे देखने मिलने वाला है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेकंड टॉपिक, दैट इज द कंपनीज कंक्वेस्ट 1757 टू 1849. अब ये ओवरऑल 1757 से लेके 1849 में क्या क्या हुआ था उसकी कुछ कुछ झलकें हमें दिखने वाली है. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in the 18th century. 18th century में ब्रिटिशर्स अपने पावर्स को एक्सपांड कर रहे थे उनके सुपीरियर वेपन्स से. ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया कुछ इस तरीके से दिखता था 1765 में. तो जितनी भी ये येलो पार्ट है वो इंडियन प्रिंसेस, मतलब ये प्रोविंसेस है, इंडियन प्रोविंसेस है, और जितने भी ये पिंक पोर्शन है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडीली अपना जो पावर है वो चालू कर दिया था रिप्रेजेंट करना. ठीक है, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. अब यहाँ पे इंडियन प्रोविंसेस को कहीं ना कहीं शूट करते थे ब्रिटिशर्स. तो दैट्स अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम.
अभी यहाँ पे ये एक राजा, एक प्रोविंस के एक राजा है, वो कहते हैं कि हमारे ही कंट्री में कुछ प्रोविंसेस के कुछ प्रिंसेस ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ब्रिटिशर्स पावरफुल हुए, वो भी एक रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे हमें एक प्रोविंस दिख रही है जो कह रहे हैं कि दैट अपस्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प यू टू डिफीट हिम। वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को बुलाओ, वो हमारी मदद करेंगे राजा से हमें बचाने के लिए। ठीक है, द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। बहुत सारे कॉन्स्टेंट फाइट्स हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स के पहले भी होते थे। जो 562 प्रोविंसेस थे, तो पावर एक्सपांड करने के लिए, टेरिटरी एक्सपांड करने के लिए कॉन्स्टेंट फाइट्स हुआ करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा फोटो हमें दिया गया है, द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। अब बिकॉज हमारे कंट्री में 562 प्रोविंसेस जो एक दूसरे के कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दुश्मन थे, एनिमिटी थी, कहीं ना कहीं वॉर्स होते थे, बैटल्स होते थे टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए, पावर को एक्सपांड करने के लिए, तो इसका फायदा ब्रिटिशर ने उठाया। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो पावरफुल हुए, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाज द राइवलरी बिटवीन द इंडियंस, एंड दैट वाज द रीजन द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। ठीक है, अब यहाँ पे फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। टीपू सुल्तान के बारे में हमने सुना है, वो आखिरी दम तक लड़े और फाइनली शहीद हो गए। ठीक है, चलो यहाँ पे भी अगेन कुछ प्रोविंसेस, कुछ राजा है जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं या ब्रिटिशर्स को अपोज करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स दिए गए हैं। यहाँ पे ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, बोल रहे थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। अब वो कहते हैं कि अच्छा है, चलो पीस शुरू हो गई है, वॉर्स नहीं हो रही है। तो ये कहते हैं इट इज द गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के वजह से ही जो बैटल्स हो रही थी, जो वॉर्स हो रही थी इंडिया में, वो रुक गई है और पीस आ गई है। ठीक है, आवर डेस्टिनी इज लिंक विद देम। फिर ये कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी उनके साथ कनेक्टेड है, ब्रिटिशर्स के साथ। तो हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कंक्वेस्ट? तो द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। अब यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग अपनी जो ओपिनियंस है वो कह रहे हैं। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो व्हाइट मैन है, मतलब जो ब्रिटिशर्स है, वो हमारे कंट्री में आए, हमारे कंट्री के कुछ प्रिंसेस, कुछ राजाओं को मारा, और कहीं ना कहीं उनकी जो टेरिटरी थी वो अपने अंडर में ले ली। बहुत सारे ऐसे अलग अलग पॉलिसीज उन्होंने फ्रेम की थी, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, बहुत सारी ऐसी पॉलिसी थी। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। अब कुछ किंग्स यानी कुछ इंडियन जैसे बोल रहे कि हाँ बेशक हमारे कंट्री में कुछ राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी हमारे कंट्री के ही थे। ठीक है, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम अभी गुलाम बन गए हैं। स्लेव्स मतलब गुलाम, तो हम अब फॉरेनर्स के गुलाम, फॉरेनर्स से ये जो ब्रिटिश आई है, ब्रिटिशर्स जो आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच इंडिया कंपनी, ये सारे लोग कहीं ना कहीं अब हम इनके गुलाम हो गए हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, चलो थर्ड टॉपिक हमें दिया गया है ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिशर्स ने जब हमारे कंट्री में रूलिंग चालू की, वो पीरियड है 1765 टू 1836। ठीक है, तो क्या कहते हैं? रिलीजियस लीडर्स प्रीच आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। हाँ, ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे एविल प्रैक्टिसेस जो हमारे कंट्री में यूजुअली हम इसको प्रमोट करते थे बिकॉज ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड, बहुत सारी ऐसी डाउरी सिस्टम, बहुत सारे ऐसे एविल प्रैक्टिसेस हमारे कंट्री में चल रही थी ब्रिटिशर्स के आने के पहले। तो एनीवन हु क्रॉस द सी लूजेस अ रिलीजन। अगर आपको शायद पता हो तो यहाँ पे एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से और सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। अब इन दोनों पॉलिसीज में एक पॉलिसी का ये नियम था कि जो भी सी को क्रॉस करेगा वो अपने रिलीजन से हाथ धो बैठेगा। ये नियम, ये कायदा, ये लॉ ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ठीक है, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स लोग भी थे जिनकी सोच ये थी कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो वुमेन्स के वजह से हो रही है। ठीक है, द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश कॉन देम। अब जो हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो चली गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें लिटरली स्लेव बना दिया था, गुलाम बना दिया था। हमारी कोई डिग्निटी ही नहीं रही थी उनके सामने। तो
यहाँ पे द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब ये ब्रिटिशर्स के यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, तो वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो नेटिव्स है हमारे, वो कहीं ना कहीं अनवर्दी है, इनके पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कहते हैं ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। ये इंडियन है, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू कि हमारे ही कंट्री में कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. अब ब्रिटिशर को क्या चाहिए था, उनको उनकी कंट्री के जो डिमांड्स थे वो डिमांड्स फुलफिल करने थे, और इसीलिए हमारे कंट्री में से जितने भी फार्मर्स है और जितने भी फार्मर्स की खुद की फील्ड्स है वहां पे उनको क्रॉप्स प्रोड्यूस करवाना था जो उनके कंट्री में डिमांड में है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिशर्स को सोर्स ऑफ इनकम मतलब हैवी टैक्सेस इम्पोज किया उन्होंने, फिर डिफरेंट पॉलिसीज फ्रेम की, फिर हमारे पास उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवाया जो कैश क्रॉप्स है। ठीक है, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इंडियंस जो है वो बोल रहे हैं कि मेरे, एक फार्मर है जो बोल रहा है कि मेरे सारे क्रॉप्स ब्रिटिशर्स ले रहे हैं। यू आर स्टिल इन अरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अब यहाँ पे ये एक ब्रिटिशर का पिक्चर दिया गया है, वो बोल रहा है कि अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो आपको हम जेल में भर देंगे। ठीक है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट्स। और ब्रिटिशर्स यहाँ रुके नहीं, उन्होंने और ऐसी तरकीबें निकाली कि मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट ब्रिटिशर का हो सके और मैक्सिमम लॉस इंडियंस का हो। ठीक है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। अब जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जो भी चीज इंपोर्ट हो रही है, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो भी चीज इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर हो रही है और इंडिया में आ रही है तो उसका कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। मतलब जब वो चीज जो मैन्युफैक्चर इंग्लैंड में हुई है, अगर वो पर्टिकुलर कमोडिटी प्रोडक्ट इंडिया में आती है तो उसका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन कुछ लोग बोल रहे हैं गुड आइडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब एक तरफ ये टैक्स भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहे थे, एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे इंडियंस के लिए, और उसके ऊपर हमारी जो इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन हो रही थी, बिकॉज हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज नहीं थी, बहुत कम थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम सारे प्रोडक्ट्स मैन्युअली बनाते थे, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक्सपेंसिव था। और अगर हम उससे कंपीट करें इंग्लैंड के प्रोडक्ट से या फॉर ब्रिटिशर्स के कोई भी प्रोडक्ट से, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हो गया था, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होता था वहाँ पे, और प्लस जितने भी प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होके तैयार होते थे उनका कॉस्ट भी बहुत कम होता था। ठीक है, चलो, inevitably famines followed between 1822 and 1836, 15 lakhs Indians died of starvation। बहुत बड़ी फेमाइन आई थी। ठीक है, बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1822 से लेके 1836 तक 15 लाख इंडियंस भूख के वजह से मर गए थे, क्योंकि वहाँ पे फेमाइन्स आई थी। हम जब कहते हैं फेमाइन्स क्या है, तो पहले ड्रॉट आता है फिर फेमाइन आता है। ड्रॉट मतलब कहीं ना कहीं जो फार्म्स है वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ या फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से जो लैंड है वो कहीं ना कहीं सूख जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसे हम ड्रॉट कहते हैं। और उसकी वजह से जब कोई क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं होता है फॉर अ लॉन्गर टाइम तो फेमाइन आती है, स्टार्वेशन की वजह से लोग मरते हैं। ठीक है, द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइन द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। अब इसके अलावा ब्रिटिशर ने और क्या क्या किया, तो हमारे कंट्री में जो आर्टिस्ट थे जिनके पास कोई एक पर्टिकुलर स्किल्स थी, उस स्किल से वो अपना इनकम जनरेट करते थे, अपना गुजारा करते थे, तो ब्रिटिशर्स ने इनको भी कहीं ना कहीं बैन कर दिया। ठीक है, चलो, फिर आए राजा राम मोहन रॉय। शायद हमने नाम सुना है, बहुत बार सुना है, आपको पता होगा कि विलियम बेंटिक के साथ मिलकर राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम को बैन किया था, क्योंकि जब राजा राम मोहन रॉय छोटे थे तो कहीं ना कहीं उनके जो भाई थे वो एक्सपायर हो गए, और उन्हीं के सामने उनके भाभी को ये सती सिस्टम का जो प्रोसीजर है वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, देखा था, और उसी वक्त उन्होंने एक कसम खाई थी कि जब वो बड़े होंगे तो ये एविल प्रैक्टिसेस को वो बैन करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राजा राम मोहन रॉय जो है वो बंगाल से बिलोंग करते थे, वो समझ गए थे कि कंट्री में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो लेट अस नॉट डिस्पाइज अवरसेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनियस।
तो यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय अपने लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे पास हमारा कल्चर है और हमारा कल्चर बहुत ग्रेट है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें हमारे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जितने भी सुपरस्टिशंस है, जो अंधविश्वास जो हम आज भी बिलीव करते हैं कहीं ना कहीं, पहले उसे हमें दूर करना है, ठीक है। He told his wife Uma, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग काउस होते हैं, काउस के अलग अलग कलर्स होते हैं, लेकिन मिल्क तो सेम है, ठीक है। जिस तरीके से टीचर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका एसेंस तो सेम है, उनका मोटिव तो सेम है, ठीक है। चलो, he was attracted by science and modern knowledge. अब ये राजा राम मोहन रॉय की बात चल रही है, तो वो उनको साइंस और मॉडर्न नॉलेज से वो ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उनका मानना था कि नॉलेज साइंटिफिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये सस्पिशियस लगा, तो उन्होंने वो न्यूज़पेपर बंद कर दिया, ठीक है। फिर ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, देयर ही टोल्ड देम। अब यहाँ पे जो नियम, जो लॉ बनाया था कि सी क्रॉस करके जो जाएगा उसका वो अपने रिलीजन से हाथ धो बैठेगा, कहीं ना कहीं राजा राम मोहन रॉय ने ये चीज़ की। वो उन्होंने सी क्रॉस करके वो इंग्लैंड गए, उनको जानना था कि ब्रिटिशर इतने पावरफुल क्यों है, ठीक है। We accept you as rulers and you must accept us as subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. अब वहां पे जाके राजा राम मोहन रॉय ने क्या कहा? We accept you as rulers, हम आपको accept करते हैं as a ruler, but you must accept us as subjects. और आप हमें एक्सेप्ट करो एक सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। नो डाउट आप हमें सब्जेक्ट समझ रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है एक रूलर के लिए, ठीक है। चलो, लेट्स गो विद द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द ऑपरेशन। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं जो भी क्रूअल ट्रीटमेंट कर रहे थे इंडियंस के खिलाफ, उससे हम ऑपरेशन कहते हैं। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। ब्रिटिशर्स ने बहुत 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 अलग अलग तरीके से ऑपरेस किया है इंडियंस को, बहुत क्रूअल ट्रीटमेंट किए, बहुत खराब बर्ताव किया है, जेल में डाला है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला है, बहुत सारे ऐसे ऐसे लॉज लेके आए हैं। रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें, ब्लैक एक्ट की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं विदाउट एनी रीजन वो किसी को भी, ब्रिटिशर्स किसी को भी उठा के जेल में रख सकते हैं, उनको मारते थे, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लेके जाते थे, वो अपने लॉयर्स को नहीं अप्रोच कर सकते, वो कोर्ट में अपना जो केस है वो रन नहीं कर सकते। सो अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, जिससे हम कहते हैं रॉलेट एक्ट, ठीक है। चलो, all the time British officer in India drew big salaries and also made fortune in private business. अब एक तरफ ब्रिटिशर्स थे जिनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा थी, वो लोग का जो फॉर्च्यून था, जो डेस्टिनी थी, वो बहुत अच्छी हो रही थी डे बाई डे, ठीक है। By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। अब 1829 में एक्सपोर्ट हो रहा था, ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स टू इंडिया, मतलब उस कंट्री से हमारे कंट्री में वो जो भी कमोडिटीज भेज रहे थे उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, ब्रिटिशर एक्सपोर्ट कर रहा था अपनी प्रोडक्ट, और यहाँ पे 7 करोड़ रुपीस, उस टाइम का 7 करोड़ मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो, गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। अब यहाँ पे विलियम बेंटिक थे, वो वापस चले गए थे। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वेल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई। एक तरफ ब्रिटिशर है जो हमारे ही कंट्री में आके हमारे ही रिसोर्सेज के जरिए प्रॉस्परस हो रहे थे, और हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो रही थी। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अननेसेसरी कॉटन प्रोडक्शन हो रही थी। दो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी उनके कंट्री में, एक थी कॉटन और एक था इंडिगो। यू माइट बी नोइंग कि इंडिगो वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर ब्रिटिशर्स, ठीक है। चलो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जितने फार्मर्स है, जो पुअर पीपल है, उनकी क्या कंडीशन है, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो हमारे पास अननेसेसरी या फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते थे, और वो प्राइस भी हमें नहीं देते थे फार्मर्स को। चलो, लेट्स गो विद द 6th पॉइंट, दैट इज नाउ डिससैटिस्फैक्शन। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं स्लोली एंड स्टेडीली इंडियंस स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट ब्रिटिशर्स आर
क्रूअल, ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं हमें कंप्लीटली कॉलोनियल पीरियड में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें स्लेव्स बना चुके हैं। तो धीरे 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 ये डिससैटिस्फैक्शन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी कैन से हमारी कंट्री में यूनिटी बढ़ाने के लिए। चलो, एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 इंग्लिशमैन नेम्ड मैकेलॉय सजेस्टेड अ चेंज। हमारे कंट्री में पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज ही थी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मैकेलॉय आए और उन्होंने सजेशन किया कि हमारे कंट्री में इंग्लिश एजुकेशन आना चाहिए। ठीक है, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। ये लॉर्ड मैकेलॉय का मानना था कि हमारे जो नेटिव्स हैं, मतलब ब्रिटिशर्स का मानना था, स्पेशली लॉर्ड मैकेलॉय के, कि जो नेटिव्स हैं मतलब जो इंडियंस हैं उनको हमें इंग्लिश एजुकेशन कहीं ना कहीं प्रमोट करनी चाहिए। और उसके पीछे एक रीज़न था, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो हमारे पास वो हमें एजुकेशन कहीं ना कहीं हमें एजुकेट करे और उनके कंपनी में, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ पे हमें एज अ क्लार्क की नौकरी दे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वो बोलते आई अग्री। फिर इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लार्क टू हुम द ब्रिटिश गिव द पेटी जॉब्स अंडर देम। एज आई सेड कि उनका मेन मोटिव ये था, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने का इंडिया में मोटिव ये था कि वो हमें एज अ क्लार्क उनके कंपनी के अंडर रखे। ठीक है, इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन लकीली यही चीज हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिटेबल भी हुई, क्योंकि हमारे कंट्री में जितने इंडियंस एजुकेट हुए अंडर ब्रिटिशर्स कंसिडरिंग इंग्लिश एजुकेशन, तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल्स का भी एग्जिस्टेंस आया। और ये जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो समझ पाए कि भाई क्या चल रहा है इंडिया में, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, और उन्होंने ही कहीं ना कहीं मोटिवेट किया द रिमेनिंग इंडियंस को जो एजुकेटेड नहीं थे कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे लिए क्या है। ठीक है, वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, अगेन इंडियंस बोल रहे हमें एजुकेट करना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट। अब वो कहते हैं कि हमारे कुछ ग्रीवियंसेस भी थे, मतलब कहीं ना कहीं इंडियंस को कोई प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स को हमें बतानी चाहिए, ऐसा भी मानना था। चलो, बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल इंडिया। हमने सबसे पहले एक मैप देखा था, येलोइश पोर्शन ज्यादा था जो इंडियन प्रोविंसेस थी, और जो पिंकिश पोर्शन था वो ईस्ट में ही था ज्यादा, मतलब बहुत कम था, एंड दैट वाज इट जब वो आए थे। लेकिन अगर आप 1856 तक की बात करो तो देखना कि पिंकिश पोर्शन ज्यादा हो गया है और येलोइश पोर्शन बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने पिंकिश पोर्शन है यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं सारी टेरिटरीज को एनेक्स कर दिया था। ठीक है, चलो, दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। ब्रिटिशर्स हमारी कोई जो एक्सपेक्टेशन थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमारी डिमांड्स थी, वो फुलफिल नहीं करते थे, उनको पड़ी नहीं थी। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। अब कुछ राजा जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे वो सिर्फ नाम के ही राजा थे, वो एक्चुअल में पपेट गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, यानी ब्रिटिशर्स की ही सुनेंगे, सिर्फ वो नाम के राजा होंगे, ब्रिटिशर्स जो बोलेंगे वो उनको करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पपेट्स। ठीक है, एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव आउट देन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन लोग की मीटिंग चल रही है इंडियंस की, वो बोल रहे हैं कि ये हमारे लैंड्स भी ले रहे हैं, हमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 7th आया स्पार्क्स। अब ये जो आया स्पार्क्स मतलब कहीं ना कहीं जो एक रिवेंज वाली फीलिंग है, या फिर कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स से अपोज जाने की जो बात थी वो शुरू हुई थी। टैक्सेस कंटिन्यू टू रुइन द पीजेंट्स। अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स अननेसेसरी जो टैक्स इम्पोज कर रहे थे उससे बहुत सारे पीजेंट्स डिस्ट्रॉय हुए, बर्बाद हो गए। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट। अब ये संथाल एक ग्रुप है, ठीक है, जैसे बिरसा मुंडा है वैसे संथाल्स है, कहीं ना कहीं वो लोग की भी जो लैंड है वो चली गई थी। दे बिकेम डेस्परेट इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन। फाइनली ये लोग रेबेलियन में कन्वर्ट हुए, ठीक है, और एंड मैसेकेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स लाइक। जितने भी यूरोपियंस या यूरोपियंस के सपोर्टर्स थे उन पे अटैक करना शुरू किया। ठीक है, चलो, डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब कहीं ना कहीं आर्मी में भी सेम प्रॉब्लम था, जो ब्रिटिशर के जो सोल्जर्स हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी, जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको कम सैलरी मिलती थी। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशन टू लिव इन सर्वेंट्स व्हाइल वी गेट अ पेटेंस एंड स्लो प्रमोशंस। यहाँ पे इंडियंस कह रहे हैं कि जो वाइट पीपल है उनको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, उनको रहना खाना भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो इंडियंस हैं उनको बहुत कम सैलरी मिल रही है और प्रमोशन भी बहुत स्लो मिल रहा है।
द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट योर रिलीजन, हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। अब यहाँ पे कुछ कुछ इंडियंस बोल रहे हैं कि ये भले अंग्रेज मतलब ब्रिटिशर्स ने जो लॉ निकाला है कि भाई सी क्रॉस करके जाओगे तो रिलीजन से हाथ धो बैठोगे, लेकिन वो होते कौन है हमें बोलने वाले ऐसे, राइट? थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉइज रिवोल्टेड, बहुत सारे अलग अलग सिपॉइज थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने भी रिवोल्ट किया था। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, अपने ही यूनिफॉर्म्स उन्होंने निकाल भी दिए थे, ठीक है। वी मस्ट ड्राइव आउट अंग्रेज, तो यहाँ पे अगेन बोल रहे हैं कि हमें ब्रिटिशर्स को अब कहीं ना कहीं एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को हमें निकालना पड़ेगा हमारे कंट्री से। सिपॉय मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। अब मंगल पांडे की भी एक स्टोरी है, जो टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम जो बोलते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स, रेवोल्यूशनरीज ने एक प्लान बनाया था कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली उस प्लान को हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए एंड दैट वाज अ रीजन ये फेल हुआ। तो यहाँ पे मंगल पांडे का जो इंसिडेंट था जिसमें ब्रिटिशर ने एक राइफल बनाई थी और उस राइफल में कहीं ना कहीं जो बुलेट थी, वो बुलेट का जो कवर था, वो कवर काउज और पिग्स के बॉडी पार्ट से बनाया था। तो ब्रिटिश मुस्लिम्स और हिंदूज डिनाई कर रहे थे कंसिडरिंग देयर रिलीजन, क्योंकि अगर हिंदू के पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करें तो जो गाय होती है वो हम गाय को माता मानते हैं, और मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से जो पिग्स होता है वो मुस्लिम उनके अगेंस्ट में होते हैं, ठीक है। चलो, सो few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. कुछ English people, कुछ Britisher अच्छे थे। Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of the cows and pigs? As I said कि यहाँ पे जो बुलेट बनाया था, बुलेट का जो कवर बनाया था, वो काउज और पिग्स के बॉडी पार्ट से बनाया हुआ था। What? The white man deceived us too. अब यहाँ पे एक्चुअल में इंडियंस को पता ही नहीं था कि ये जो बुलेट का जो कवर है वो काउ और पिग के बॉडी पार्ट से बनाया है। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. अब यहाँ पे अलग अलग जगह में मैसेज कन्वे करने लगे ब्रिटिश इंडियंस। Yes, all my village men will be ready. और कहीं ना कहीं they were all prepared to go against Britishers. Similarly, lotus flowers circulated among the Indian soldiers. Dead to the foreigner, the masses gave up all help and shelter the patriots. चलो, so यहाँ पे आया फाइनल जो पार्ट है, that is the revolt of 1857. Then there was a violent outbreak at Meerut. मीरठ में एक बहुत बड़ा violent activity, violent outbreak हुआ। क्या हुआ देखते हैं। The sepoys marched to Delhi. Long live our emperor बहादुर शाह। अभी यहाँ पे जो सिपॉइज थे, मतलब ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट में ब्रिटिशर्स से बचने के लिए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने के लिए वो मीरठ पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में जो मुगल एम्परर का जो लास्ट किंग था बहादुर शाह जाफर, उनको जाके कहा कि आप हमारे लीडर बनो, ठीक है। चलो, द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, ये जो मंगल पांडे का ही इंसिडेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा ये रेबिलियन स्प्रेड हुआ। उसके बाद मेनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे जिनकी लैंड चली गई थी और वो दुखी थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। अब हर एक पीजेंट, हर एक फार्मर, हर एक इंडियन कहीं ना कहीं यही एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था कि भाई इंडियंस को फ्रीडम मिलनी चाहिए, ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री से जाने चाहिए। यस, वी विल हेल्प यू, और सब लोग यहाँ पे रेडी थे, ठीक है। फाइनली द फाइट फॉर फ्रीडम, जिसको हम कहते हैं फाइनल इवेंट फ्रीडम के लिए, बहुत डिफरेंट अलग अलग रेवोल्यूशनरीज थे, अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने एक रोल प्ले किया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। अब यहाँ पे दिया गया है जो इंडियन ही है, बेगम हजरत महल। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। अब यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था ब्रिटिशर के अगेंस्ट में, क्योंकि इनकी किंगडम ब्रिटिशर्स ने ले ली थी। Popular leaders like Maulvi Ahmedullah of Faizabad told the people, rise brother rise, the अंग्रेज is ruining our land। अगर हम मौलवी अहमदुल्ला जो फैज़ाबाद से बिलोंग करते थे उनकी बात करें, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं लोगों को ये बोला कि भाई अब हमें जागना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है, अब ये जो ब्रिटिशर्स है वो कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रॉय कर रहे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे, ठीक है। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स। अब यहाँ पे जो बेगम हजरत महल है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज ऑलरेडी शुरू कर लिया था। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बैरली, कानपुर एंड इलाहाबाद। अगर हम यहाँ की बात करें तो बैरली, कानपुर, इलाहाबाद में भी ये इंसिडेंट्स चालू हो गया था।
Azimullah Khan told Tatya Tope we should have Peshwa Nana Sahib as our leader in this war of independence. अब अजीमुल्ला खान जो थे हमारे कंट्री में, उन्होंने टाटिया टोपे को कहा कि भाई हमें पेशवा नाना साहेब को हमारे लीडर बनाना चाहिए इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे शायद अपने कुंवर सिंह के बारे में भी सुना होगा, उन्होंने अपने ही हाथ काट, क्योंकि उनको गोली लगी थी तो उन्होंने अपना हाथ काट के कहीं ना कहीं गंगा रिवर में दे दिया था, ठीक है। The Patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over North India. नॉर्थ इंडिया में जितने भी पैट्रियट्स थे, जितने भी कंट्री को फ्रीडम दिलाना चाहते थे, वो सब पैट्रियट्स ही होते हैं। उन सब ने नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिशर्स को अपोज किया, और यहाँ पे फाइनली जो 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह थे, जो बिहार से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक बुलेट खाई थी अपने रिस्ट में और अपना हाथ काट के गंगा माँ को ऑफर कर दिया था। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एज आई सेड कि जो चैप्टर था, इट वाज ऑल अबाउट फ्यू ग्लिम्स ऑफ पास्ट, सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द ओवरऑल प्रोसीजर, द ओवरऑल चैप्टर. I hope you understood, and again, before I conclude and before we end this lecture and this video, I would again like to request you, like this video, subscribe this video, and please press the bell icon so that you can get the updates. Thank you.